गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम यहाँ पे बात करेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका और उद्देशिका से जितने भी क्वेश्चन आज तक आपके यूपी पीसीएस से, जुडिशरी के एग्ज़ाम में, एपीओ के एग्ज़ाम में और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इस चीज़ की बात करेंगे कि हमने आपको जो उद्देशिका है उसको पढ़ा दिया है और उद्देशिका को पढ़ाने के बाद हमने वहाँ पे एक एक केस की बात, उद्देशिका के संशोधन के एक एक वर्ड को हमने बताया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जितना मैंने आपको बताया उनसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, क्योंकि मेन हमारी लड़ाई है प्री में, और प्री में ही चैलेंजिंग अब हो गया है कि हम किस तरीके से उसको क्वालिफाई करें। तो उसमें से जितने भी क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आप अब जो पहले थ्योरी पढ़ के रखे हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जब आपके क्वेश्चन सही होने लगेंगे तब जाके आपका जो वीडियो है पहला वो सार्थक होगा। तो दोस्तों, देरी न करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, उद्देशिका पे। उद्देशिका में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, तो आप सभी के सामने स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये पहला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। यानी संविधान की जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति के समक्ष पहली बार जो प्रस्ताव किसने रखा। तो आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, सी ऑप्शन है बी एन राव, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो आप सभी को जब हमने बताया था तो याद होगा कि हमने बताया था कि जो आपकी प्रस्तावना है, प्रस्तावना को सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में डॉक्टर जो है जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ये आप सभी को मैंने डेट बताई थी कि 13 दिसंबर 1946 को पहली बार जो है उद्देशिका संविधान सभा के समक्ष रखी गई, और सबसे अंतिम बार आपकी उद्देशिका हमारे संविधान में पास हुई। आपको ये भी डेट बताया था कि 22 जनवरी 1947 को इसकी उद्देशिका जो है पास हुई। फिर आपको इसी के साथ जो एक डेट याद रखना है उद्देशिका से, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपकी उद्देशिका जो है संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में रखा। फिर देखते हैं कि 22 जुलाई 1947 को आपकी उद्देशिका पास हुई, और इसी उद्देशिका में एक डेट आपको याद होना होगी कि 26 नवंबर 1949 इस डेट को हमारे संविधान को जो है एक तरीके से अधिनियमित कर दिया गया था, और इसी दिन हमारे संविधान के 16 आर्टिकल जो हैं, 16 आर्टिकल जो आपके संविधान में हैं वो लागू हो गए थे। शेष संविधान आपका 26, एक डेट और है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो आपको ये डेट याद रखनी है। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं। आपने देखा कि संविधान की प्रारूप समिति के प्रस्ताव का जो प्रस्ताव है, प्रथम प्रधानमंत्री तथा संविधान सभा के संघीय तथा राज्य समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया। जी आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो हमारी स्क्रीन पे है। देखते हैं कि क्या पूछा गया है हमसे। तो अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है आप सभी की स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका के प्रारूप को बनाया था। वही क्वेश्चन आपको रिपीटेड कर रहा है। तो आप सभी ने ये देख लिया है कि ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। श्री जवाहरलाल नेहरू ने आपका जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो रखा था। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे तीसरा है, जिसमें कहा गया था कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य को सर्वप्रथम जो है किसने रखा था। तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता सत्र में अंगीकार किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में इसे बताया गया। फिर आपका जो सी ऑप्शन है वो देखते हैं। सी ऑप्शन जो है आपका उसको देखते हैं कि
जो 1947 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाए गए उद्देश्य प्रस्ताव में इसकी जानकारी दी गई और 22 जनवरी 1947 को संवैधानिक सभा द्वारा अंगीकार किया गया। डी ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा उसकी जानकारी दी गई और 29 जनवरी 1947 को अंगीकृत किया। तो आप सभी का जो ऑप्शन है वो सी सही है कि 1947 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो पास किया गया। आप सभी का भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, आप सभी को बहुत इजीली इसका आंसर पता था। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन आपका है चौथा, वो देखते हैं कि वो क्या है। तो ये जो आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि उद्देशिका का विचार भारत के संविधान में लिया गया था। यानी कि जो उद्देशिका का जो विचार है वो भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया था। ए ऑप्शन है यूएस के संविधान से, बी ऑप्शन है कनाडा के संविधान से, सी ऑप्शन है यूएसआर के और डी ऑप्शन है यूके के। तो आप सभी को मैंने बताया था कि यूएस के संविधान से हमारी उद्देशिका का विचार लिया गया था। फिर हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि यूएस के ही संविधान से आपके फंडामेंटल राइट लिए गए, न्यायालय की स्वतंत्रता ली गई, यानी न्यायालय की स्वतंत्रता ली गई। फिर हम आपको बता रहे हैं कि आर्टिकल 14 में जो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, दो वर्ड प्रयोग किए हैं। तो संविधियों का समान जो संरक्षण वर्ड है ये भी जो अपने संविधान में लिया गया ये भी अमेरिका से लिया गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अवधारणा लिया गया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको सभी को पता है कि इसका ऑप्शन डी है, यानी कि अमेरिका से लिया गया। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या है देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका जो 9 नंबर है वो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोगों ने भारत को बनाने के लिए संकल्प लिया था कि भारत के लोगों ने किस तरीके का जो संकल्प लिया था भारत को बनाने के लिए। तो आपका पहला ऑप्शन है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है प्रभुता संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी ऑप्शन है प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डी ऑप्शन आपका है प्रभुता संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो आप सभी को पता है कि मैंने आपको बताया था कि जो सीरियल नंबर है वो आपको याद रखना है। तो आप सभी का जो ये ऑप्शन जो सही है वो सी ऑप्शन सही है कि प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी भारत को हम जो बनाना चाहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो आप सभी को ये भी याद होगा। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा 10वां क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की गई है कि हम भारत के नागरिकों की जो है स्थापना करते हैं, हम भारत के नागरिकों के लिए स्थापना करते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन आपका है, तो इसमें भी वही ऑप्शन सही होगा जो आपका पहला इससे पहले आपने क्वेश्चन देखा है। तो इसका भी ऑप्शन डी सही होगा, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और गणतंत्रात्मक राज्य की बात की गई। फिर आप अपना 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान के रचयिताओं के मानस में निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होती है, यानी कि भारतीय संविधान के जो रचयिता थे उनका जो मानस है, उनके मन में विचार क्या चल रहा था, वो प्रतिबिंब कहाँ पे दिखता है हमारी संविधान की उद्देशिका में, बी मौलिक अधिकार में, सी राज्य के निर्देशक तत्व में, डी मौलिक कर्तव्य में। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे संविधान की उद्देशिका में रचयिताओं का मानस निम्न जो है प्रतिबिंबित होता है या प्रतिबिंबित होता है। तो अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है 12वां क्वेश्चन आप सभी देख लीजिए। 12वां क्वेश्चन है कि उद्देशिका निम्न की स्वतंत्रता प्रतिभूत करती है यानी कि प्रतिभूत नहीं करती है। पहला आपका ऑप्शन है अवसर, दूसरा है विचार, तीसरा है विश्वास और डी है धर्म। तो आपको पता है कि अवसर की जो बात की गई है यहाँ पर, अवसर की बात भारतीय संविधान की उद्देशिका नहीं करती है। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी को देखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि
भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे देश को संबोधित करती है। ए भारत नाम से, बी हिंदुस्तान नाम से, सी आर्य देश, डी इंडिया दैट इज भारत। तो आप सभी को पता है कि उद्देशिका में बात की गई है भारत शब्द की, और उद्देशिका के प्रथम पैरा में 2 बार भारत शब्द का प्रयोग। तो इसका ऑप्शन जो आपका है ए सही है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 14 नंबर आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रजातांत्रिक घोषित किया गया था, क्योंकि ए राज्य प्रमुख राजतांत्रिक ढंग से निर्वाचित होता है, संप्रभुता राज्य में निहित होती है, संसद 2 सदनों द्वारा बना हुआ होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ये क्वेश्चन आपका राजस्थान जेलों में पूछा गया है, और इसका जो आंसर है आप सभी बताएं। इसका आंसर जो है ए है, राज्य प्रमुख जनतांत्रिक ढंग से निर्वाचित होता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चौथा आपका 15वां क्वेश्चन क्या है। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राज्यों का संघ शब्द किस देश से लिया गया है। आप सभी को पता है कि ये ए ऑप्शन आपका है स्विट्जरलैंड, बी ऑप्शन है कनाडा, सी ऑप्शन है फ्रांस, डी ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट। तो आप सभी को पता है कि जो राज्यों का संघ आपके आर्टिकल 1 में यूज किया गया है वो कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन जो है कि हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो आप देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड, रूस। तो आप सभी को पता है कि जो बंधुत्व की बात है, भाईचारे की बात है, वो आपकी फ्रांस से ली गई है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर जो है, आपका जो क्वेश्चन नंबर है 18 है। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप सभी की स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है, यस या नो, एक बार क्लियर कर दीजिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारतीय प्रजातंत्र के आदर्श दर्शन को परिभाषित किया गया है तथा न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे के रूप में इसकी मुख्य अवधारणाओं का निर्धारण किया गया है। और आपका जो है देखना है, वास्तविक प्रजातंत्र के गुण धर्म में 2 विशेषताओं का होना जरूरी है। तो इसका ऑप्शन आपको पहला है ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, उसका स्पष्टीकरण नहीं है। सी जो ऑप्शन है सत्य है लेकिन आर असत्य है। जो ए डी ऑप्शन है वो है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो आपका जो ऑप्शन है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है 19 नंबर है, आप सभी के स्क्रीन पे, कि निम्नलिखित में से किस प्रकरण में यह निर्धारित किया गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा होने से संशोधन योग्य है। यानी कि संविधान का हिस्सा है और संशोधन योग्य है, ये किस वाद में कहा गया। आपका पहला ऑप्शन है इंदु बेरी बारी, बी है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप सभी को आंसर करना है। तो आप देखते हैं कि ये बात कही गई कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा होने से संशोधन योग्य है। तो ये बात केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य में कहा गया था। तो आपका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं कि गोलकनाथ बनाम, आप देखते हैं आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में न्यायाधीश डी सुब्बाराव ने निम्नलिखित में से क्या कहा उद्देशिका के बारे में। पहला ऑप्शन है प्रस्तावना संविधान के आदर्श और आकांक्षाओं को संक्षेप में रखती है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को स्पष्ट करने की कुंजी है। प्रस्तावना न्यायपालिका द्वारा पठनीय है। डी हमारे संविधान की प्रस्तावना का अति महत्व है और इसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए। तो आप सभी को इसमें आंसर करना है। तो आप सभी आंसर बताएं एक बार। तो इसका आंसर जो है देखिए पहला सही है, और प्रस्तावना संविधान के आदर्शों और आकांक्षाओं को संक्षेप में रखती है, ये बात डी सुब्बाराव महोदय ने बताया। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, आपका ये 20वां क्वेश्चन हो गया, और आपका 21वां क्वेश्चन जो है वो भी आपकी स्क्रीन पे है। इसमें भी कहा गया कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद में एक अभिनिर्णित किया गया कि हमारे संविधान की उद्देशिका
संविधान के आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। इस वाद के न्यायाधिपति महोदय कौन हैं? तो अभी आपने पढ़ा कि ये जो न्यायाधिपति महोदय हैं वो डी सुब्बाराव महोदय हैं। तो आपका जो ऑप्शन है सी सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला? देखते हैं। ए ऑप्शन विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, बी सभी के लिए आर्थिक न्याय, सी सभी के लिए शिक्षा, डी व्यक्ति की गरिमा। तो आप सभी को पता है कि आपकी जो उद्देशिका में बात की गई है सभी के लिए जो शिक्षा है उसकी बात नहीं की गई है, यानी कि आपका ऑप्शन इसका जो है सी सही है। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, 23वां नंबर क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के किस मामले में यह निर्णित किया गया कि प्रस्तावना संविधान का मूलभूत ढांचा है? ये आप सभी को पता है कि ये बात केशवन भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में कही गई। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो देखते हैं कि उद्देशिका संविधान की आधारभूत विशेषता है, यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस मामले में कहा गया? ये भी आप सभी को ऑप्शन पता है कि ये ऑप्शन आपका डी सही है, यानी कि केशवन भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में ये कहा गया। 25वां नंबर क्वेश्चन आप सभी देखते हैं। 25वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द के डाले जाने के भी पहले निम्नलिखित में से किसमें धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान की एक मूल विशेषता के रूप में माना जाता था? पहला है ए इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, वामन राव बनाम भारत संघ और समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। तो आप सभी को पता है कि ये भी बात केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया था कि पंथ निरपेक्षता शब्द के डाले जाने के पहले भी जो भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता की विशेषता पहले से ही मौजूद थी। आप सभी को पता है कि आर्टिकल 25 से 28 तक इसकी बात की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात फंडामेंटल राइट के रूप में की गई है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है 26वां, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का समावेश भारत के संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई? तो आप सभी को हम यहीं पे बता दे रहे हैं कि ये जो आपका संशोधन था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये बात जोड़ी गई। आपकी उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन हुआ और उसी के साथ आपके 3 शब्द जोड़े गए। एक तो आपका जो शब्द जोड़ा गया वो आपको पता होना चाहिए कि समाजवादी जोड़ा गया, यानी कि समाजवादी की बात की गई। दूसरा जो शब्द आपका जोड़ा गया तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जो दूसरा शब्द आपका जो जोड़ा गया वो कौन सा जोड़ा गया। तो आप सभी को बताते हैं कि दूसरा शब्द आपका पंथ निरपेक्ष था, यानी कि पंथ निरपेक्ष की बात की गई। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो तीसरा शब्द आपका जोड़ा गया था वो अखंडता शब्द जोड़ा गया था, जो आपको यहाँ पे पूछा गया था। यानी कि हमारे संविधान में 2 तरीके के शब्द जोड़े गए, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्दों में आपने देखा था कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था, और निरर्थक शब्द के रूप में एंड जोड़ा गया था, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन हम सभी लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। जो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था, ये भी आपको मैंने बता दिया, 42वें संविधान संशोधन 1976। बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर आपसे यूजीसी नेट या जुडिशरी में पूछेगा कि अधिनियम की धारा वो 2 थी, जी आप लोग क्लियर कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। ये बात हमने भी जब वहाँ पे पढ़ाई थी तो ये मिस कर गए थे, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी ये बात को नोट कर लेंगे अपने नोट्स में। फिर अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अभी तक संशोधन कितनी बार हो चुका है? आप सभी को मैंने इसको पहले ही बता दिया कि 1 बार संशोधन हुआ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले संशोधन हुआ था, ये भी आप सभी को पता है कि ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उद्देशिका संशोधित हुई थी। तो पहली बात इसमें पहला ऑप्शन है फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा, दूसरा है जो सेकेंड 42वें अमेंडमेंट के द्वारा, और जो सी ऑप्शन है 24वें संशोधन द्वारा, और जो डी ऑप्शन है 89वें। तो आप सभी को पता है कि जो उद्देशिका में संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 द्वारा।
आप सभी को पता हो गया है। 30 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब 31वां क्वेश्चन आपसे जो उद्देश्य से बना है कि संविधान की प्रस्तावना की शब्दावली संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य को संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य से प्रस्थापित किया गया था। इस जगह पे तो किस संशोधन के द्वारा किया गया था, तो आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको आंख बंद करके लगाना है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगले जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि कौन से संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। ये भी आपको याद हो गया है कि 42वें संविधान संशोधन 19, यानी कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है संशोधन से, आप सभी को ये ज्ञात हो रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ पे जोड़ा गया था। ये भी आपको पता है कि ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34वां। ये भी आपसे पूछा कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में उद्देश्य में जोड़ा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 34 नंबर भी आपसे वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। फिर 35 नंबर आप देखते सेकुलर शब्द को भारत के संविधान की उद्देशिका में किसने जोड़ा था, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा, तो ये भी आपको पता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 36वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन, ये भी देखिए कितनी बार MPSGS से पूछा गया ये क्वेश्चन। फिर देखिए कि राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन, यानी कि संशोधन से क्वेश्चन आपसे झोली भर के पूछे गए हैं। फिर आपसे पूछा गया 38वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है। अब आपसे जाके संशोधन से क्वेश्चन खत्म होने गए और पूछा गया कि भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है वो क्या हुआ, कि भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष है उसका क्या अर्थ है। तो आप सभी को पता है, हमने बताया था। पहला ऑप्शन है सभी को उपासना करने की स्वतंत्रता है, धर्म का राज से पृथककरण, सभी धर्मों की उपेक्षा, किसी एक धर्म अथवा ईश्वर में विश्वास का समर्थन करना। ये आपका राजस्थान जेलों में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन है धर्म का राज्य के जो धर्म का राज्य से पृथककरण। और आपको मैंने बताया था पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा और राज्य इस मामले में तटस्थ रहेगा। तो 38 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया। फिर 39 नंबर आप क्वेश्चन देख रहे हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्षतावाद शब्द का तात्पर्य क्या है। तो ए आपका ऑप्शन है संसद को धर्मों का समर्थन देना चाहिए, राज्य और धर्म अपृथककरणीय है। सी ऑप्शन है राज्य किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा। डी ऑप्शन है राज्य मानित धर्म की पूजा करने के लिए लोग स्वतंत्र हैं। तो आपका जो ऑप्शन है इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है कि राज्य किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। 39 नंबर तक क्वेश्चन हो गए। 40वां क्वेश्चन है कि संविधान के संशोधन 42वें संशोधन द्वारा निम्न से कौन सी अभिव्यक्ति प्रस्तावना में जोड़ी गई। आप सभी से क्वेश्चन का जो तरीका है, मॉडल है, वो चेंज हो गया। संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो UGC नेट लेंदी बनाता है कि 1, 2 और 3। बी ऑप्शन पूछ रहा है 2, 3, 4। सी ऑप्शन पूछ रहा है 1, 3, 4 और डी ऑप्शन आपसे पूछ रहा है जो आप सभी के समक्ष जो है वो है 1, 2, 3, 4। तो आपको पता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी जोड़ा, जो शब्द वो नहीं जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यानी कि आपका जो ऑप्शन है 2 सही है, 3 सही है और 4 सही है, यानी कि जो आपका ऑप्शन है बी यहाँ पे सही है। अगला आप क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में आर्थिक न्याय पद की संकल्पना है, ये कहाँ पे है। तो ए ऑप्शन है कि संपत्ति के समान वितरण से, बी न्याय प्रशासन में मुक्त व्याप्यता के लिए, सामाजिक आर्थिक क्रांति के लिए, निर्धन को सस्ते न्याय के लिए। तो वहाँ पे आपको मैंने बताया था मॉन्टेस्क्यू जो वहाँ पे अरस्तू का सिद्धांत था, वो अरस्तू के सिद्धांत में आपको वितरणात्मक न्याय के बारे में बताया। तो संपत्ति के समान वितरण के बारे में आर्थिक न्याय को वहाँ पे रखा गया है। आपका 42वां क्वेश्चन जो है, भारत में विधिक संपूर्णता स्वयं संविधान में ना कि हम भारत के लोगों में हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस विचार को निम्नलिखित में से किस मामले में व्यक्त किया। पहला क्वेश्चन है केशवान भारती वर्सेस केरल राज्य, बी है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सी है पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ, डी है आपका
सज्जन सिंह बनाम राजस्थान। तो आप देखते हैं कि इसमें जो ऑप्शन सही है आपका केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। फिर 43 नंबर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, ना कि हम भारत के लोगों में यह विचार व्यक्त किया गया था। विधिक संप्रभुता कहाँ पे निवास करती है? भारत के संविधान में निवास करती है। ये बात कहाँ की गई थी? तो आप सभी ने ये क्वेश्चन अभी हल किया है और इसका जो ऑप्शन है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है। 44 नंबर आप अपना क्वेश्चन देखते हैं जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है कि 44 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार हमारे संविधान में संप्रभुता निहित है, यानी कि भारतीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार हमारे संविधान में जो संप्रभुता है जनता में निहित है, संविधान में निहित है, संसद में निहित है या राष्ट्रपति में निहित है, इस बात को आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन जो है अभी आप देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल में बताया गया कि भारतीय संविधान में निहित है। फिर अगला क्वेश्चन आपका जो है देखते हैं कि क्या पूछा गया है। 45 नंबर क्वेश्चन है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में यह टिप्पणी की गई कि हमारे संविधान की प्रस्तावना सारांश रूप से आदर्श व प्रेरणा लिए हुए है। ये बात किसने कही कि सारांश रूप से जो है प्रेरणा और आदर्श लिए हुए है? तो आप सभी को ये ऑप्शन में दिया गया है ए न्यायमूर्ति मैथ्यूज, बी न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर, सी न्यायमूर्ति सुब्बाराव, डी न्यायमूर्ति HR खन्ना। तो इसका जो आपका ऑप्शन है वो आपके ऑप्शन को बताना है। इस ऑप्शन को हम छोड़ दे रहे हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि हमने वहाँ पे सारी बातें क्लियर रखी हैं और आपको ये ऑप्शन बताना है। अगला क्वेश्चन आपसे है कि भारत निम्नलिखित में से कौन से मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा नहीं है? ऐसा कौन सा वाद है जिसमें बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? ए ऑप्शन है ए.के. गोपालन का मामला, दूसरा है बी ऑप्शन बेरूबारी का मामला, सी है मिनरवा मिल मामला, डी है A.K. एंटोनी का मामला। तो आपको सभी को पता है कि इंदु बेरीवारी 1960 में जो आपको मैंने बताया था उस मामले में बताया गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन है इसमें बी सही है इंदु बेरीवारी के मामले में। फिर अगला हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है। 47 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? तो आप इसका जवाब है कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है इंदु बेरीवारी के मामले में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, यानी कि जितनी भी बातें हमने आपको थ्योरी में बता दी है उससे भी एक भी क्वेश्चन बाहर अभी तक आपने देखा होगा नहीं पूछा गया है। 48 नंबर क्वेश्चन है, किस मामले में कहा गया है कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? ये भी आप सभी को पता है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है उसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से यह तर्क था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना को उसकी व्याख्या में मार्गदर्शन होना चाहिए और इसलिए अनुच्छेद 21 के अधीन बनाए गए किसी भी कानून को शून्य माना जाना चाहिए अगर वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुपालन नहीं करता है। तो ये आपका जो ऑप्शन है पहला गोपालन बनाम मद्रास राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, भीम सिंह बनाम भारत संघ, एक्सल बियर बनाम भारत संघ का। तो ये आपको मैंने बताया था कि ये बात कही गई है गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मामले में। ये आपका ऑप्शन जो सही है ये ऑप्शन सही है। अगला जो आपका क्वेश्चन है 50 नंबर कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या प्रक्षेपण उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकरण में अब निर्धारित किया? तो ये आप सभी को पता है कि केशवानंद भारती के केस में इस बात को बताया गया है, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक सही है, यानी कि इसमें बताना है कि कौन सा कथन अधिक सही है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसमें संशोधन किया जा सकता है। प्रारंभ देश से मैं देखता हूँ कि ये ऑप्शन सही होना चाहिए। और अगला जो आपसे ऑप्शन इसमें पूछा गया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये पहले की बात है इंदु बेरीवारी के मामले में। अगला ऑप्शन आपको देखते हैं कि अगला ऑप्शन आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है
कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है यदि इसके आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये आपका बेस्ट आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन आप पढ़ते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन संसद के द्वारा एक वस्तुपरक प्रस्ताव लाकर ही किया जा सकता है। तो आप देखते हैं कि इसका जो सर्वश्रेष्ठ आंसर है सी, यानी कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है यदि उसके आधारभूत ढांचे में परिवर्तन न किया जाए। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया कि संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है एवं अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। तो ये भी आपका जो मामला है, ये जो बात है, ये केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में कहा गया। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। पहला आपका क्वेश्चन है, जो ऑप्शन है ए इन रिबेरीवारी के मामले में, या री बेरूबारी और के मामले में, बी है मिनर्वा मिल्स, सी है केशवानंद भारती, डी है एस.आर. बम्बई के केस में। किस मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। आप सभी को पता है कि ये केशवानंद भारती के मामले में बताया गया है। 53 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 54 नंबर, संविधान की उद्देशिका जो है उसके बारे में। क्या ए संविधान का भाग है, संविधान का भाग नहीं है, संविधान का अध्यादेही भाग है। तो आपको पता है केशवानंद भारती के बाद से ये संविधान का भाग है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए सही है। फिर आप 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखते हैं कथन कौन से हैं। तो आप पाएंगे कि जो कथन आपके दिए गए हैं, पहला है कि अमुक में संविधान निर्माताओं की मंशा और संविधान के उद्देश्य निहित हैं। अमुक में समाजवादी शब्द का उद्देश्य राजनीतिक और धार्मिक मामलों में असमानता समाप्त करना है। भारत के संविधान के अमुक में पवित्र शपथ भारत के लोगों के नाम पर ली गई है। और अमुक में अपने लोगों के लिए मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति नैतिक सिद्धांतों को सुरक्षित रखा गया है। कूट में देखते हैं कि 1 और 2 सही है, 1, 2 और 3 सही है, 1, 2, 3 सही है, और 1 और 3 सही है, 3 और 4 सही है। तो आपका जो ऑप्शन है 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है कि अमुक में भारतीय संविधान की मंशा को उल्लेखित है। और तीसरा जो है, भारत के संविधान में अमुक में पवित्र शपथ भारत के लोगों के नाम पर ली गई है, यानी कि इसका ऑप्शन सी है। ये बात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में बताई गई थी। 56वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, इसको देखते हैं कि केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने की कुंजी है। जो बी ऑप्शन है इसका, कि संविधान 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया, यह आपका गलत ऑप्शन है। प्रस्तावना में संशोधन तभी हो सकता है जब यह संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करती हो, ना करती हो तब किया जा सकता है, करती है तो नहीं किया जा सकता। क्योंकि चौथा ऑप्शन है, क्योंकि जबकि प्रस्तावना अनुच्छेद में शामिल नहीं है इसलिए यह संविधान का हिस्सा नहीं, ये भी गलत। तो आपको ये जो ऑप्शन है आपको देखना है कि केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने की कुंजी है। फिर अगला जो आप यहाँ पे देखते हैं कि इसके जो जितने भी हैं ऑप्शन वो सारे गलत हैं, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। अगला आपका जो 57 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है। उद्देश्य का, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, न्यायिक समीक्षा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मौलिक कर्तव्य है वो संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शब्दों का प्रयोग संविधान में हुआ, वो कहाँ पे हुआ। तो आपको मैंने बताया था कि डीपीएसपी और जो है हमारे उद्देश्य का दोनों जगह हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा के सही क्रम क्या है। तो आपको बताया था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय वहाँ पे बात की गई है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। फिर आपको जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसको देखते हैं। लास्ट में जो क्वेश्चन आपसे बने हुए हैं कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की मूल विशेषताओं का एक प्रतीक है। प्रतीक किसने कहा था। तो आपको ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, जस्टिस मधुलकर साहब ने ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में जस्टिस हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, शाश्वत और अटल है,
ये बात कही थी। तो ये बात केशवानंद भारती गोलकनाथ मामले में ऐसी बात कही थी। फिर अगला जो है आपका क्वेश्चन कि भारत की प्रजातांत्रिक गणराज्य कहा, क्योंकि ए ऑप्शन है केंद्र व राज्य के मत शक्तियों का विभाजन है, बी संसद सर्वोच्च है, सी न्यायपालिका स्वतंत्र है, डी राज्य प्रमुख का निर्वाचन जनता द्वारा होती है। तो गणतंत्र आपको मैंने बताया था कि हमारा देश जो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, इस दिन से हमारा जो राजा था वो वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा चुना गया था, इसीलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और हम उस दिन गणतंत्र हुए थे। जो आपका जो क्वेश्चन है 63 नंबर 63 नंबर सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसके बारे में ऑप्शन ए आपसे पूछता है भारत के संविधान के उद्देशिका में उल्लेखित विचार, बी ऑप्शन पूछता है कि भारत के संविधान में उद्देशिका अधिकारों द्वारा दी गई गारंटी है, सी ऑप्शन जो है अधिनियम बनाते समय ध्यान में रखे जाने वाले राज्य के निर्देशक सिद्धांत, डी ऑप्शन आपसे पूछता है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिटों को जरिए इनकी गारंटी दी गई है। तो पहला जो आपका ऑप्शन सही है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित विचार हैं। तो इस तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए तो बहुत तेज़ी के साथ हमने करवाया, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका समय ना बर्बाद हो और आपको सिर्फ क्वेश्चन पता चल जाए, और जितनी भी थ्योरी मैंने पढ़ाया है वहीं से आपका क्वेश्चन बन रहा है। आप सभी ने देखा कि 63 क्वेश्चन आज तक उद्देशिका से पूछे गए और सबसे ज़्यादा आपने देखा संशोधन से क्वेश्चन पूछे गए और विभिन्न केसों से पूछे गए और उद्देशिका के अंतर्गत जो शब्द हैं उनसे क्वेश्चन बना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? ऐसे भी जो हमारे पास इस समय संसाधन हैं उन संसाधनों में हम आपको जिस तरीके की ये वीडियो उपलब्ध करवा पा रहे हैं, ये हमारे संसाधनों को जिस तरीके से हमारे पास उपलब्ध हैं उनका एक ही अंग है। तो अगर आप कहेंगे कि इस तरीके के वीडियो की आपकी आवश्यकता नहीं है तब भी बता देना, और अगर है तब भी बता देना, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक टॉपिक ख़त्म होने के बाद आपको क्वेश्चन पता चल जाए। ये नहीं है कि क्वेश्चन के मैं PDF भेज सकता हूँ, आपको आंसर भी नीचे लिखे गए, आप सब कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपके सामने जब रीड कर देते हैं तो आप इसी बहाने PDF आपको भेज देंगे, आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसी बहाने कम से कम क्वेश्चन को देखते हैं और किस तरीके से बनते हैं। हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लेन करने में समय जाएगा और हमारा और आप सभी का समय बहुत कीमती है, और उस समय को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको जो पहले एक्सप्लेन कर दिया गया तो यहाँ पे एक्सप्लेन जितना हो सकता है ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया था कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 के द्वारा ये जो शब्द जोड़े गए थे, तो धारा 2 अगर आप अगला क्वेश्चन बन जाएगा, अगर टफ क्वेश्चन बनेगा उद्देशिका से, तो आपसे जब धारा पूछी जाएगी धारा 2, 3, तो आपसे गलत होगा। यानी UGC नेट तो 100% ऐसी ही चीज़ों को टारगेट करता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आप सभी हमारे वीडियो को सुने इतने ध्यानपूर्वक, और आप सभी का प्यार मिल रहा है उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारी सदस्य संख्या भी बढ़ाइए, आप सभी लोग की जिम्मेदारी भी है कि हम आपसे और कुछ नहीं कह रहे हैं, केवल और केवल पढ़िए और हमारी जो एक लोग हैं उन सब तक ये वीडियो पहुँचे, और जो भी चाहते हैं कि हम अपना समय इस व्यापारी शिक्षा जगत में व्यापार से अलग हट के पढ़ें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।